वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है लीगल हिस्ट्री सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने सोशल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन इस टॉपिक को कंप्लीट किया था, और आज हम फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्टेम्प्ररी इंडिया इस यूनिट के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। फर्स्ट आता है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा किया गया, जो कि यह मूवमेंटल टास्क था जिसने वर्ल्ड के मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए इसके अंदर एक्सटेंसिवली डिबेट और डेलिब्रेटेड चीज़ें की गई। नीचे दिए गए जो भी पॉइंट्स हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग की प्रोसेस को कंसाइज रूप में बताया गया है। फर्स्ट हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो फर्स्ट इसके अंदर आता है डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के द्वारा तैयार किए गए कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में फ्रीडम मूवमेंट के दौरान उठी। उसी के साथ नेहरू रिपोर्ट 1928 जो था ये एक फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसके अंदर सेल्फ रूल के लिए एक फ्रेमवर्क को प्रपोज किया गया था। देन नेक्स्ट आता है इसके अंदर क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में हुआ था, इसके अंदर पोस्ट वॉर मतलब वॉर के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए सजेशन दिया गया, लेकिन इसके अंदर इंडियन लीडर्स को सेटिस्फाई करने में ये फेल रहा। द नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिशन 1946। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन का प्रपोज इसके अंदर रखा गया। देन उसके बाद आता है इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके अंदर मेंबर्स को प्रोविंशियल असेंबलीज द्वारा इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता था। देन नेक्स्ट आता है इसके अंदर कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैसे कंपोजिशन था, कितने लोग थे, कितने मेंबर्स थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर टोटल मेंबर्स ओरिजिनली 389 थे, बट लेटर आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इसे रिड्यूस किया गया। मतलब कि बाद में इंडिया के पार्टीशन के बाद इसे घटाकर 299 से कर दिया था। देन उसके बाद कांग्रेस का क्या रोल था इसमें, तो 208 मेंबर्स के साथ असेंबली पर ये कांग्रेस जो मेंबर्स थे वो डोमिनेटेड रहे। देन उसके बाद आता है रोल मुस्लिम लीग का इसके अंदर। तो इनिशियली इन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन बाद में पार्टीशन के बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट कर दिया। देन अदर्स मेंबर्स, तो अदर्स में इसमें इंडिपेंडेंट मेंबर और माइनॉरिटीज़, वुमेन एंड शेड्यूल्ड कास्ट इंक्लूडिंग वेरियस ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व थे। तो इस तरीके से मेंबर्स का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इसके अंदर कंपोजिशन बताया गया, जिसके अंदर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अदर्स मेंबर्स जो थे वो इसके अंदर इंक्लूड थे। देन उसके बाद आता है की फिगर्स इसमें कौन कौन से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर अंबेडकर, PR अंबेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना आज़ाद डिबेट्स में, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स थी उसमें प्रोमिनेंट रोल निभाया या इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजर स्टेजेस इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में जो भी मेजर स्टेजेस थे वो क्या थे। पहला आता है फर्स्ट मीटिंग जो कि 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार न्यू दिल्ली में बुलाई गई, जिसके अंदर टेम्परेरी प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा की इसके अंदर अध्यक्षता थी। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि 13 दिसंबर 1946 में आया था। इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रपोज और 22 जनवरी 1947 को इसे अडॉप्ट किया गया था। और साथ ही साथ इसके अंदर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इंश्योर करने वाला एक सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए असेंबली के एम को इसने डिक्लेयर किया था, जिसे हम अब प्रेम्बल के रूप में देखते हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि अगस्त 29, 1947 को बनाई थी, और इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए डॉक्टर BR अंबेडकर की चेयरमैनशिप में इसे फॉर्म किया गया था या बनाया गया था। और इसके अंदर मेंबर्स में N गोपाल स्वामी अयंकर और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर
और साथ ही साथ और भी अदर्स प्रोमिनेंट फिगर्स जो थे वो इंक्लूड थे। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे डिबेट्स एंड डेलिब्रेशंस की। तो इसके अंदर 1946 और 1950 के बीच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 11 सेशंस हुए थे, जिसमें 165 डेज से भी ज़्यादा की दिन की डिबेट्स भी शामिल थी। देन उसके बाद आता है इसके अंदर की इश्यूज़ कि कौन सी की इश्यूज़ थे जिस पे डिबेट हुई थी। तो फर्स्ट आता है इसमें फेडरलिज्म। तो इसके अंदर इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाने को इसके अंदर डिसाइड किया गया था। देन उसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो इसके अंदर ग्लोबल चार्टर्स से इंस्पायर्ड इंडिविजुअल फ्रीडम को इसके अंदर इंश्योर किया गया। देन उसके बाद आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसके अंदर गवर्नेंस के नॉन जस्टिसेबल गाइडलाइंस जो कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर थी, वो इसे अडॉप्ट की गई। उसके बाद आता है रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस। इसके अंदर अफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू इनइक्वालिटी को इसके अंदर बताया गया या एड्रेस किया गया। देन उसके बाद आती है लैंग्वेज। तो नेशनल लैंग्वेज पर इंटेंस डिबेट के रिजल्ट में हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया गया। देन उसके बाद आता है सेकुलरिज्म। तो इसके अंदर रिलीजन को स्टेट से अलग रखना इसके अंदर इंश्योर या फिर अपनाया गया था। देन नेक्स्ट आता है की कंट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर बताया गया है जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो भी प्रोमिनेंट फिगर्स थी वो कौन कौन थी, किसने कितना कितना कंट्रीब्यूशन दिया, किस किस टॉपिक पर किस किस कॉन्सेप्ट पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सो फर्स्ट हम बात करेंगे B.R. अम्बेडकर की। तो इन्होंने इक्वलिटी, जस्टिस और इंडिविजुअल राइट्स की प्रोटेक्शन की इसके अंदर एडवोकेटेड की, मतलब उसकी वकालत की। उसके बाद आता है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी के आइडियल्स को फेवर किया। उसके बाद आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेटेड करने और यूनिटी को प्रमोट करने की दिशा में काम किया। देन उसके बाद हम बात करेंगे अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट इसमें आता है ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट ड्राफ्ट फरवरी 1948 में सबमिट किया गया था और पब्लिक की फीडबैक के बाद इसको रिवाइज किया गया। उसके बाद आता है फाइनल अप्रूवल। तो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल वर्जन 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे रिपब्लिक डे पर लागू किया गया। देन नेक्स्ट आता है यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर यूनिक फीचर्स बताए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। तो फर्स्ट फीचर आता है इसके अंदर लेंथ एंड डिटेल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे लंबा और लार्जेस्ट माना गया, जिसमें 395 आर्टिकल्स थे ओरिजिनली और 8 स्केड्यूल थे और साथ ही साथ इसके अंदर डिटेल्ड फ्रेमवर्क भी मौजूद था। नेक्स्ट फीचर आता है ब्लेंड ऑफ ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो इसके अंदर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन से के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, जो फीचर्स थे, उनको बोरो किया गया वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसमें इंक्लूड है पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि यूके से लिया गया था, मतलब यूनाइटेड किंगडम से, और फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो यूएसए से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट था वो आयरलैंड से लिया गया। तो इस तरीके से जो सोर्सेज थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कॉन्सेप्ट्स के, वो वेरियस कंट्रीज से लिए गए। देन नेक्स्ट फीचर आता है सोशल जस्टिस। तो इसके अंदर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सभी के लिए इक्वलिटी और जस्टिस पर इसके अंदर जोर दिया गया, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए। देन नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। तो इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट था या जो भी इम्पोर्टेंस था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट का, तो वो बताया गया है। पहला था ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी में क्या था कि ये जो डिबेट्स थी ये डाइवर्स और या फिर कह सकते हैं सबकी अलग अलग पर्सपेक्टिव का एक पब्लिक रिकॉर्ड था जो इंडिया के प्लूरलिज्म को दिखाता था। देन उसके बाद आता है गाइडेंस फॉर इंटरप्रिटेशन। तो वेरियस प्रोविजंस के पीछे जो फ्रेमर्स थे, जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, उनका जो इंटेंट था उसको समझने के लिए यह एक वैल्यूएबल रिसोर्स के रूप में काम करता था। देन नेक्स्ट आता है इसमें फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो इसका एक ये भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, इंडियन डेमोक्रेसी का फाउंडेशन कर सके इंडिया में।
तो इसके अंदर सोवरेनिटी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स थे उसको एस्टैब्लिश किया गया। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंस था जो निकल कर आया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का, वो ये सब चीज़ें थी। देन नेक्स्ट आता है इसमें चैलेंजेस एंड लीगेसी। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे चैलेंजेस। तो इसके अंदर जो दो सबसे बड़े चैलेंजेस आए सामने निकल कर वो ये थे, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड कम्युनल टेंशन, और दूसरा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज़ एंड बैलेंसिंग रीजनल इंटरेस्ट। मतलब इंडिया का पार्टीशन और जो भी कॉमनल टेंशन्स हो रही थी वो सबसे बड़ा चैलेंज था। देन उसके बाद अगर हम दूसरे चैलेंज की बात करें वो था जो डाइवर्स कम्युनिटीज़ थी उनका रिप्रेजेंटेशन करना और जो रीजनल इंटरेस्ट है उनको बैलेंस करना। देन नेक्स्ट आता है लीगेसी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टिनिटी के लिए इंडिया की एस्पिरेशन को इसके अंदर रिफ्लेक्ट किया गया है। जो डिबेट हुए इनकी जो स्पिरिट थी उसको बनाए रखने के लिए अमेंडमेंट्स के थ्रू उनको समय के साथ डेवलप किया गया। देन लास्ट में हम पढ़ेंगे कॉन्क्लूज़न। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स और फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसके अंदर इंडिया के जो लीडर्स हैं उनकी कलेक्टिव विज़न और डेडिकेशन का यह एक टेस्टिमेंट था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड इंक्लूसिविटी के आइडल्स को दिखाता है या दर्शाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्रिएट किया गया, उसके क्रिएशन के अकॉर्डिंग उसे गाइड किया गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन ब्रिटिश इंडिया। सो इसके अंदर प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के वो रीजन्स थे जो सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा गवर्न नहीं थे बल्कि लोकल मोनार्क द्वारा ब्रिटिश के अंडर रूल करते थे। इन स्टेट्स में ऑटोनॉमी की अलग अलग डिग्री थी या वेरिंग डिग्रीज थी जो अंग्रेज़ों के साथ या मतलब ब्रिटिशर्स के साथ उनकी ट्रीटीज़ पर डिपेंड रहते थे और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इंडिया के ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस की ओर और ट्रांजिशन के ड्यूरिंग एक की इश्यूज़ थे और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो थी वो इंडिया के ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस की ओर और ट्रांजिशन के ड्यूरिंग एक की इश्यूज़ थे। सो इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। सो प्रिंसली स्टेट्स पर इंडियन रूलर और महाराजा, नवाब और अदर हेरिडेटरी रूलर गवर्न करते थे और वे टेक्निकली ब्रिटिश सूजरनिटी, मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं अधिपत्य है। इसका मतलब होता है जब ब्रिटिश क्राउन का फॉरेन रिलेशन, डिफेंस और कम्युनिकेशन पर कंट्रोल होता है लेकिन रूरल के पास इंटर ऑटोनॉमी होती है। मतलब जो रूरल होगा, जो उसका लोकल रूलर होगा या लोकल मोनार्क जो होगा उसके पास उसकी इंटरनल पावर होती है। ठीक है, इस तरीके से जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। देन हम उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो इस तीन तरीके से इसमें स्टेट्स होती थी। तो फर्स्ट आता है इसमें सबऑर्डिनेट स्टेट्स। तो इन स्टेट्स के रूलर्स को कम ऑटोनॉमी मिलती थी और वे जो स्टेट्स होती वो ब्रिटिशर्स हैविली कंट्रोल में रहते थे। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उनका कंट्रोल ज़्यादा रहता था। देन उसके बाद आता है डिपेंडेंट स्टेट। तो इन स्टेट्स को कुछ हद तक इंटरनल ऑटोनॉमी मिली हुई थी, हालांकि वे अभी भी ब्रिटिश सूजरनिटी के अंडर थे। मतलब इसके अंदर जो था, जो ब्रिटिश की जो पावर थी वो और इंटरनल ऑटोनॉमी थी वो बैलेंस रहती थी। और सबऑर्डिनेट में क्या होता था कि ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स की जो कंट्रोल होता था वो हैविली कंट्रोल होता था। देन उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट्स जैसे नेपाल किंगडम और जैसे बहुत कम स्टेट होते थे जो कि ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा नहीं थे लेकिन फिर भी ब्रिटिश सूजरनिटी के अंडर होते थे या फिर कह सकते हैं ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर होते थे। नेक्स्ट आता है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंटेसी। इस कॉन्सेप्ट को, मतलब इस डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड हास्टिंग द्वारा और के बाद लॉर्ड कर्जन ने इस डॉक्ट्राइन को फॉर्मलाइज किया। इस डॉक्ट्राइन का मीन था कि डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड कम्युनिकेशन के मैटर्स में प्रिंसली स्टेट्स पर ब्रिटिश क्राउन का अल्टीमेट अथॉरिटी होना। इस डॉक्ट्राइन ने रूलर्स की पावर को कमज़ोर कर दिया और
उन्हें एक्सटर्नल मैटर्स के लिए ब्रिटिशर्स पर डिपेंडेंट बना दिया। इसके बाद आता है इसमें इंटरनल गवर्नेंस। तो इसके अंदर जबकि रूलर्स के पास अपने टेरिटरीज़ के अंदर कंसिडरेबली अथॉरिटी थी, फिर भी वे नेशन या फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स पर डिसीज़न नहीं ले सकते थे। द नेक्स्ट आता है रोल ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट। तो इसके अंदर ब्रिटिशर्स जो थे उनके अक्सर प्रिंसली स्टेट्स में गवर्नेंस मतलब शासन की ये लोग निगरानी करते थे, मतलब मॉनिटर करते थे, और कंट्रोल के लिए एक रेसिडेंट जो कि पॉलिटिकल ऑफिसर को तैनात किया जाता था, और ख़ास तौर पर लार्जर एंड स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट स्टेट्स में। द नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसके अंदर ये रिलेशनशिप सब्सिडियरी अलायंस या पैक्ट्स के नाम से जानी जाने वाली ट्रीटीज़ द्वारा ये गवर्न किया जाता था। सब्सिडियरी अलायंस तो 18th सेंचुरी में लॉर्ड वेल्सले सब्सिडियरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अकॉर्डिंग रूलर्स को अपने स्टेट्स में ब्रिटिश ट्रूप्स को बनाए रखना पड़ता था, बदले में उन्हें ब्रिटिशर्स की तरफ से प्रोटेक्शन मिलती थी। द नेक्स्ट आता है द पोजीशन ऑफ प्रिंसली स्टेट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो फर्स्ट इसमें आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एक सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन माना है, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स इंक्लूडिंग ब्रिटिश इंडिया के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को अफेक्ट किया। देन इसके अंदर फेडरल स्ट्रक्चर और प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बताया है, मतलब कि इस एक्ट ने फेडरेशन के मेंबर के रूप में प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स दोनों के साथ एक फेडरल सिस्टम का प्रस्ताव रखा। हालांकि प्रिंसली स्टेट्स को फेडरेशन में ज्वाइन होने का ऑप्शन दिया गया, और जिसमें रूलर्स के डिस्क्रिशन पर यह छोड़ दिया गया था, और कई प्रिंसली स्टेट्स में से इसे ज्वाइन नहीं करने का भी ऑप्शन दिया गया था। देन नेक्स्ट आता है वाइसरॉय कंट्रोल। सो वाइसरॉय ऑफ इंडिया का इंडियन स्टेट्स डिपार्टमेंट के थ्रू प्रिंसली स्टेट्स से जुड़े मैटर्स पर कंट्रोल था, और प्रिंस जो थे उनकी सोवरेन पावर को रिकॉग्नाइज किया गया, लेकिन ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंटेसी द्वारा एसेंशियली इसे सीमित कर दिया गया, इसे लिमिटेड कर दिया गया था। देन नेक्स्ट आता है रोल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिपेंडेंट मूवमेंट। सो फर्स्ट आता है इसमें लॉयल्टी टू द ब्रिटिश। तो इंडियन इंडिपेंडेंस के दौरान कई प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल रहीं। अक्सर ब्रिटिश रूल का सपोर्ट करने के लिए वे अपने मिलिट्री रिसोर्सेज का यूज़ करती थीं। नेक्स्ट आता है सम प्रिंसली स्टेट्स एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके अंदर महाराजा ऑफ बड़ौदा और हैदराबाद के निज़ाम जैसे कुछ रूलर्स का एटीट्यूड ज़्यादा प्रोग्रेसिव और रिफॉर्मिस्ट था, और उन्हें कभी कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ उन्होंने कोलैबोरेट मतलब सहयोग किया, और साथ ही साथ उन्होंने अपने टेरिटरीज़ में सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को भी प्रमोट किया या फैसिलिटेट किया। देन नेक्स्ट आता है रोल इन पार्टीशन। तो इंडिया के पार्टीशन में प्रिंसली स्टेट्स ने सिग्निफिकेंट रोल निभाया। हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर जैसे स्टेट्स को यह तय करने के लिए छोड़ दिया गया कि वे इंडिया में शामिल होंगे या पाकिस्तान में, जिसके कारण पार्टीशन के दौरान पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई। नेक्स्ट आता है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो फर्स्ट हम इसमें बात करेंगे एंड ऑफ ब्रिटिश सूजनिटी, मतलब जो ब्रिटिश का जो कंट्रोल था उसका एंड हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 एक टर्निंग पॉइंट था, जिसमें ब्रिटिश इंडिया को दो डोमिनियन के पार्टीशन मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान, इन दोनों के पार्टीशन का प्रोविज़न आया, मतलब प्रावधान आया। इस एक्ट ने प्रिंसली स्टेट्स पर ब्रिटिश कंट्रोल मतलब सूजरेनिटी को एंड कर दिया, और साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट्स को अब इंडिया या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने या इंडिपेंडेंट रहने का भी ऑप्शन दिया गया था। देन नेक्स्ट आता है रोल ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। सो इंडिया के लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया ने प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में शामिल होने के लिए राज़ी करने के लिए की रोल मतलब इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट था, जिसके अंदर प्रिंसली स्टेट्स के इंडिया में शामिल होने को फॉर्मलाइज किया गया, मतलब ये फॉर्मलाइज रूप इसे दिया गया था। देन उस नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इनटू इंडिया, मतलब प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो इंडिया में कैसे इंटीग्रेट हुई। सो फर्स्ट हम इसमें बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की।
तो इसके अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में शामिल होने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करना पड़ा और इस डॉक्यूमेंट ने इंडिया को फॉरेन अफेयर, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड अदर मैटर्स पर कंट्रोल प्रोवाइड किया, जबकि प्रिंसली स्टेट्स ने अपने इंटरनल अफेयर्स पर कंट्रोल बनाए रखा था। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन बाय फोर्स एंड डिप्लोमेसी। सो हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में शामिल होने के लिए रिलक्टेंट थे, मतलब वो अनिच्छुक थे, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी, जिसके कारण कन्फ्लिक्ट्स हुए, जैसे हैदराबाद पुलिस एक्शन और कश्मीर कन्फ्लिक्ट, और साथ ही साथ जूनागढ़ जैसे अदर स्टेट्स को डिप्लोमेटिक प्रेशर और मिलिट्री एक्शन के थ्रू इंडिया को इंटीग्रेट किया गया था। देन नेक्स्ट आता है सरदार पटेल्स रोल। तो इसके अंदर इंडिया के जो होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन में अपना इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। इसके अंदर नेगोशिएशन और मिलिट्री इंटरवेंशन दोनों के थ्रू सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एंश्योर किया कि हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर सभी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में शामिल हो जाएं। देन नेक्स्ट आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। सो 1947 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कंट्री के इंटरनल स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज किया और साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट्स को लार्जर प्रोविंसेस में मर्ज किया और न्यू प्रोविंसेस बनाए। इस प्रोसेस का एंड स्टेट रिकॉग्नाइजेशन 1956 के एक्ट में हुआ। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो फर्स्ट आता है आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया थी उनको रिकॉग्नाइज किया और इसके अंदर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, जो अब इंटीग्रेटेड प्रिंसली स्टेट्स को यूनियन के पार्ट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। नेक्स्ट आता है एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स। तो इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 26th अमेंडमेंट था 1971 का, उस अमेंडमेंट में प्रिंसली स्टेट्स के फॉर्मर रूलर्स को दिए जाने वाले जो प्रीवी पर्स मतलब फाइनेंशियल जो भी ग्रांट्स दी जाती थी उसको अबॉलिश कर दिया गया। देन लास्ट में आता है कॉन्क्लूजन। तो इसके अंदर ब्रिटिश रूल के दौरान प्रिंसली स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एम्बिग्विटी थी, मतलब क्लियर नहीं थी, क्योंकि उनके पास काफ़ी ऑटोनॉमी थी, लेकिन अल्टीमेटली जो ब्रिटिशर्स थे उनके कंट्रोल या सुजरिटी को डिसॉल्व कर दिया गया था और प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया या पाकिस्तान में ज्वाइन होने का ऑप्शन भी दिया गया। और इंटीग्रेशन की प्रोसेस कॉम्प्लेक्स थी और इसके लिए डिप्लोमेसी और मिलिट्री एक्शन के मिक्स की ज़रूरत थी। इसीलिए प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया में इवेंचुअली इंटीग्रेशन नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का ये एक असेंशियल पार्ट है जिसने मॉडर्न इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। देन नेक्स्ट आता है प्रेजेंट जुडिशियल सिस्टम पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट। सो इसके अंदर 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में जुडिशियल सिस्टम में सिग्निफिकेंटली इवॉल्व मतलब डेवलपमेंट हुआ है, जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई थी और मोर इंडिजियस सिस्टम में बदल दिया गया। इंडिया की जुडिशियल सिस्टम में पोस्ट कॉलोनियल डेवलपमेंट्स जस्टिस, इक्वालिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के प्रति कंट्री कमिटमेंट को दिखाता है। देन नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे जुडिशियल सिस्टम पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो इसका ओवरव्यू उसके अंदर बताया गया है। तो इसके अंदर इंडिपेंडेंस के समय इंडिया को ब्रिटिश कॉलोनियल जुडिशियल स्ट्रक्चर इनहेरिट में मिली थी, मतलब विरासत में मिली थी, जिसे प्राइमरली कॉलोनियल इंटरेस्ट की सेवा के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। हालांकि इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट के डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के साथ इसे अलाइन करने के लिए जुडिशियल सिस्टम को बदलने के लिए रिफॉर्म्स आए। और जो पोस्ट कॉलोनियल जुडिशियल सिस्टम था उसके अंदर की चैलेंजेस और डेवलपमेंट्स इंक्लूड है। सो इसके अंदर पहला आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ जुडिशरी। सो इसके अंदर जुडिशरी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था उसको बताया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। 1950 में अपनाए गए या अडॉप्ट किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम की नींव रखी, जिसमें फॉलोइंग मतलब ये जो पॉइंट्स हैं मेन फीचर्स इंक्लूड हैं। सो इसमें फर्स्ट आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी,
सो इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव से इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है, जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट का एक असेंशियल फीचर है। 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने का इसके अंदर प्रोविज़न दिया गया है। देन नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिव्यू। सो इसके अंदर जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई, इंश्योर किया जा सके कि लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लाई मतलब अनुरूप हों, जिससे फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम की रक्षा हो, सेफगार्डिंग हो। देन जुडिशरी के पास कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी इंश्योर करते हुए अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को स्ट्राइक डाउन मतलब रद्द करने की पावर जुडिशरी के पास थी। देन नेक्स्ट आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था और जो अपील की हाईएस्ट कोर्ट के रूप में काम करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के मैटर्स में फाइनल अथॉरिटी के रूप में काम करता है। सो फर्स्ट CJI मतलब फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1950 में की सुदास कानिया था। नेक्स्ट आता है एवोल्यूशन ऑफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। सो फर्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन था वो था सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें हम पहले रोल एंड जुरिडिक्शन पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट का। सो सुप्रीम कोर्ट को इंडिया के अपेक्स कोर्ट के रूप में ये काम करता है और जो कि ओरिजिनल एपिलेट और एडवाइजरी जुरिडिक्शन को चलाता है या देखता है। इसके पास स्टेट्स के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करने का जो राइट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। देन उसके बाद जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, जो कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनली को एग्जामाइन करने को अलाउ करता है। सो सुप्रीम कोर्ट इंडियन लीगल सिस्टम को शेप देने में सहायक रहा है। देन नेक्स्ट आता है लैंडमार्क केसेस। सो फर्स्ट इसमें केस आता है केशवानंदन भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है। इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को जो इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके अनुसार पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट केस आता है इसमें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1978 में आया था। इसके अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में कहा गया है, जो कि आर्टिकल 21 का पार्ट है, का जो स्कोप है उसको इसके अंदर एक्सपेंड किया गया है, जिसमें बताया गया है कि राइट टू लाइफ को लॉ द्वारा इस्टेब्लिश प्रोसीजर के अलावा नहीं छीना जा सकता है। देन नेक्स्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन आता है हाई कोर्ट। सो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा इस्टेब्लिश फ्रेमवर्क के अंडर काम करना जारी करता है, जिसको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अपनाया गया था। और इसके अंदर ईच स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट्स को अपना हाई कोर्ट मतलब अपना हाई कोर्ट इसके अंदर होता है, जो स्टेट में अपील का हायर कोर्ट होता है। हाई कोर्ट्स के पास ओरिजिनल और एपिलेट दोनों जुरिडिक्शन होते हैं और वे लोअर कोर्ट्स पर सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन को चलाते हैं। और साथ ही साथ इसमें स्टेट लेवल पर जो जुडिशियल रिव्यू है उसमें इसके अंदर हाई कोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे जुडिशियल रिफॉर्म की। सो हाई कोर्ट्स के जो भी कामकाज हैं मतलब जो भी फंक्शनिंग है उसको बेहतर बनाने के लिए कई रिफॉर्म्स इसके अंदर आए और कई सुधार इसके अंदर किए गए, जैसे कि नंबर ऑफ़ जजेस को इसके अंदर बढ़ाया गया, मतलब जो नंबर ऑफ़ जजेस हैं उनको इंक्रीज़ किया गया और साथ ही साथ ई कोर्ट की इसमें शुरुआत की गई, प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई किया गया। देन नेक्स्ट आता है लोअर कोर्ट्स एंड जुडिशरी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो फर्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। सो इसके अंदर जो हाई कोर्ट्स हैं उनके नीचे जो काम करता है उसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, जो अपने अपने जुरिडिक्शन में सिविल और क्रिमिनल मैटर्स को डील करते हैं मतलब हैंडल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को हायरार्किकली ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके कंट्रोल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज्ड कोर्ट। तो इसके अंदर फैमिली कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट और टैक्स कोर्ट जैसे स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें स्पेसिफिक काइंड्स के लीगल इश्यूज़ को निपटाने के लिए इसको बनाया गया है, ताकि उन एरियाज़ में केसेस को सौ तरीके से इसे हैंडल किया जा सके। देन नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन।
सो इसके अंदर ट्रेडिशनली कोर्ट रूम सेटिंग्स के बाहर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए लोक अदालत और मीडिएशन जैसे मैकेनिज्म को इसके अंदर एक्टिवली प्रमोट किया जाता है, जिससे जो केसेस हैं उनको क्विक जस्टिस डिलीवर हो। और इसके अंदर जुडिशियल ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिल जो 2020 में आया था, तो इस बिल के अकॉर्डिंग जो ADR है मतलब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इसको इसके अंदर प्रमोट करने की। तो नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिफॉर्म एंड चैलेंजेस। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस जुडिशरी सिस्टम की फेयरनेस, एफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करने के लिए इसके अंदर सेवरल जुडिशियल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंदर जो की पोस्ट कॉलोनियल रिफॉर्म्स हैं और डेवलपमेंट्स हैं वो इंक्लूड हैं। जैसे फर्स्ट आता है इसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड कॉलेजियम सिस्टम। देन इसके अंदर आता है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए एक मेथड के रूप में काम करता है, और ये ऐसा सिस्टम है जिसमें इंडिया के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के साथ मिलकर जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र को रिकमेंड किया जाता है। उसके बाद आता है सेकंड जज केस जो 1993 में हुआ था। देन थर्ड जज केस जो कि 1998 में हुआ था। इन केसेस में जुडिशियल अपॉइंटमेंट के इंटीग्रल पार्ट के रूप में कॉलेजियम सिस्टम को और मजबूत किया गया। देन नेक्स्ट आता है PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ PIL जो कि 1980 में हुआ था। इसके अंदर PIL के जो कॉन्सेप्ट है जो 1980s में शुरू हुआ था या उसे इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर पर्सन या ग्रुप्स उन लोगों की ओर से जस्टिस पाने के लिए कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं जो खुद कोर्ट का अप्रोच करने में अनेबल हैं। इसके अंदर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वेलफेयर से रिलेटेड मैटर्स में जस्टिस इंश्योर करने में PIL बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मतलब इसके अंदर जो केसेस हैं वो इस तरीके केसेस ही होते हैं जो कि सोशल वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इसके अंदर आता है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एक्ट। इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था कि जुडिशरी में ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो सके, और साथ ही साथ जुडिशियल अपॉइंटमेंट में ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी बनाया गया जो 2014 में उसको प्रपोज़ किया गया था, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम को बनाए रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे रद्द कर दिया गया था। सो नेक्स्ट आता है ई कोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। सो इसमें हम पढ़ेंगे ई कोर्ट प्रोजेक्ट। तो जस्टिस तक एक्सेस को बेहतर बनाने के लिए ई कोर्ट प्रोजेक्ट 2005 में शुरू किया गया था, जिसका एम कोर्ट में टेक्नोलॉजी ड्राइवन सर्विस प्रोवाइड करना था। इस इनिशिएटिव में ऑनलाइन केस मैनेजमेंट, ई फाइलिंग केसेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स भी इंक्लूड था। देन नेक्स्ट आता है चैलेंजेस फेसिंग द जुडिशियल सिस्टम। सो इसके अंदर वेरियस रिफॉर्म्स के बावजूद इंडियन जुडिशियल सिस्टम कई चैलेंजेस का सामना कर रही थी। जैसे फर्स्ट आता है इसमें बैकलॉग ऑफ केसेस। सो जुडिशरी बैकलॉग केसेस में मैसिव स्ट्रगल फेस कर रहा था। ईयर 2021 तक इंडियन कोर्ट्स में 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग थे। पर्टिकुलरली लोअर कोर्ट्स में केसेस के डिस्पोज में डिले से जुडिशियल सिस्टम में पब्लिक कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है जुडिशियल ओवरलोड। तो इसके अंदर जो भी नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं या फिर साथ साथ जो इनएडुकेट नंबर ऑफ़ जजेस हैं उनके कारण जुडिशियल ओवरलोड होती है, और इंडिया में जज टू पॉपुलेशन रेशो कई डेवलप्ड कंट्री के कंपेयर में कम है। नेक्स्ट आता है एक्सेस टू जस्टिस। तो इसके अंदर वेरियस रिफॉर्म्स के बावजूद कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन और लीगल प्रोसीजर्स की कॉम्प्लेक्सिटी के कारण पुअर और मार्जिनल जो लोग हैं उनके लिए जस्टिस तक एक्सेस कर आज तक बहुत डिफ़िकल्ट बना हुआ है, और इसके अंदर इसको इम्प्रूव करने के लिए शुरू की गई हैं, लेकिन उनकी एक्सेस और इफेक्टिवनेस अभी भी लिमिटेड है। आता है फ्यूचर ऑफ जुडिशियल सिस्टम। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं रिफॉर्म्स इन केस मैनेजमेंट। सो बेहतर केस मैनेजमेंट और फास्टर एजुडिकेशन की ज़रूरत है। केस मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत टेक्नोलॉजी का रॉबस्ट यूज़ मतलब
टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है या फिर नंबर ऑफ़ जजेस के इंक्रीज से डिले को कम करने के लिए हेल्प मिल सकती है। मतलब अगर हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ होगी और साथ ही साथ नंबर ऑफ़ जजेस जो है वो इंक्रीज़ होंगे तो जो डिले है वो कम हो सकता है केसेस को लेकर। देन नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथनिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस। इसके अंदर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करना एक प्रायोरिटी बनी हुई है, खासकर जुडिशियल सिस्टम पर बढ़ते एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस के कॉन्टेक्स्ट में। द नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिंग एक्सेस टू जस्टिस। तो इसके अंदर बेहतर लीगल एड सर्विसेज और आउटरीच प्रोग्राम्स के मार्जिनल कम्युनिटीज़ के लिए एक्सेस टू जस्टिस को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। इसके अंदर हमने पढ़ा जो भी जुडिशियल सिस्टम है, जो उसकी कमियां हैं उसको कैसे पूरा किया जाए। देन लास्ट में आता है कॉन्क्लूज़न। तो इंडिया में पोस्ट कॉलोनियल जुडिशियल सिस्टम ने इंडिपेंडेंस के बाद से लॉन्ग वे तय किया है, मतलब एक लंबा रास्ता तय किया है। हालांकि इसमें कॉलोनियल स्ट्रक्चर के कुछ एलिमेंट बरकरार है, लेकिन इंडिया के डेमोक्रेटिक आइडियल्स के साथ तालमेल बिठाने के लिए इस सिस्टम में सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स, मतलब जो भी ज़रूरी रिफॉर्म्स थे वो हुए। जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को बनाए रखने और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने और सभी के लिए जस्टिस इंश्योर करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। हालांकि बैकलॉग्स डिले और जस्टिस तक एक्सेस, मतलब एक्सेस टू जस्टिस जैसी चैलेंजेस सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स बनी हुई हैं या रुकावट बनी हुई हैं और इस सिस्टम को सभी सिटीज़न के लिए मोर एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने के लिए ऑनगोइंग रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं। देन नेक्स्ट आता है, और कह सकते हैं ये लास्ट टॉपिक है, जो कि बताता है ए पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स ऑन द चेंजिंग नोशंस ऑफ सोशल जस्टिस इन मॉडर्न इंडिया, एम्फेसिस ऑन दलित्स एंड वुमेन। तो इसके अंदर जो भी चेंजेस नोशन या चेंजेस जो भी वैल्यूज़ हुए सोशल जस्टिस को लेकर मॉडर्न इंडिया में, जिसमें दलित्स और वुमेन्स का जो भी उन पे इम्पैक्ट पड़ा या उनके लिए क्या रिजर्वेशंस हुए, क्या उनको स्ट्रेंथन बनाने के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हुए, उसके बारे में इसके अंदर बात की गई है। इंडिया के पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में सिग्निफिकेंट सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, स्पेशली हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए जस्टिस और इक्वलिटी के कंटेक्स्ट में। पोस्ट इंडिपेंडेंस के इंडिया में सोशल जस्टिस की बदलती नोशंस, मतलब बदलती धारणाएं, कंट्री के कॉलोनियल हिस्ट्री इंडिपेंडेंस के लिए जिसके स्ट्रगल और सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के लिए इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है। यह डिस्कोर्स, मतलब जो भी ये कॉन्सेप्ट्स है या फिर ये जो पॉलिसीज़ है, वो पर्टिकुलरली दलित और वुमेन्स के राइट्स और एम्पावर पर विचार करते समय यह एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जो इंडिया में हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा ऑप्रेस्ड, मतलब दबाव, और जो इंडिया में हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा ऑप्रेस्ड और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं। सोशल जस्टिस के इवोल्यूशन में इक्वलिटी की समझ में बदलाव और ऑप्रेसिव सोशल हायरार्कीज़ एंड इन ग्रुप्स की स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस करने के एम से लीगल, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की शुरुआत इसके अंदर शामिल है। फर्स्ट हम इसके अंदर बात करेंगे कॉलोनियल लीगेसी और सोशल जस्टिस की। इसके अंदर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान इंडिया का सोशल जो ताना बाना या फिर जो भी सोशल से उन पर कास्ट और जेंडर के आधार पर गहराई से इसे डिवाइड किया गया था। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने मौजूदा सोशल हायरार्की को मजबूत किया, जिसके अंदर दलित्स, जिन्हें अनटचेबल कहा जाता था, उनको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से उन्हें सीवियर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। इसी तरह से वुमेन को पैट्रियार्चल लॉज और कस्टम के अंडर वो रहती थी और कस्टम के अकॉर्डिंग वो चलती थी और उनके राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ और फ्रीडम को लिमिटेड करा जाता था। ये जो रीजंस थे या चैलेंजेस थे, ये सामने निकल के आ रहे थे, तो इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर्स थे या कॉन्स्टिट्यूशन को जो फ्रेम कर रहे थे, उनके सामने ये एक बड़ा चैलेंज था। फर्स्ट हम इसमें बात करेंगे कास्ट सिस्टम और दलित ऑपरेशन की। इसके अंदर फर्स्ट आता है कॉलोनियल री एनफोर्समेंट।
इसके अंदर ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज़ ने कास्ट सिस्टम को सीधे चैलेंजेस नहीं दिए और कुछ केस में तो उन्होंने इसे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बना दिया था। ब्रिटिश द्वारा की गई सेंसस ने लोगों को कास्ट के आधार पर कैटेगराइज किया था, जिसमें कास्ट बेस्ड डिवीज़न को और मजबूत बना दिया। देन नेक्स्ट आता है सोशल मार्जिनलाइज। इसके अंदर दलित्स को सोशल हायरार्की के सबसे लोएस्ट पायदान पर या रग्स पर ढकेल दिया गया, जिसमें एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और बेसिक रिसोर्सेज तक एक्सेस में डिस्क्रिमिनेशन का उन्हें सामना करना पड़ता था या भेदभाव का उन्हें सामना करना पड़ता था। इस हिस्टोरिकल मार्जिनलाइज पर दलित राइट्स के लिए पोस्ट कॉलोनियल जो स्ट्रगल थी उसकी नींव रखी गई। देन उसके बाद आता है वुमेन्स सब्जुगेशन अंडर कॉलोनियल रूल। फर्स्ट इसके अंदर हम बात करेंगे पैट्रियार्चल लॉज। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने इंडिया में पैट्रियार्चल सोशल स्ट्रक्चर को चैलेंज देने के लिए ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने बहुत काम किया था, जबकि सती, बर्निंग ऑफ विडोज़ और इन्फेंटिसाइड्स जैसी प्रैक्टिसेस को इसके अंदर रेगुलेट करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और कॉलोनियल लॉज ने सोसाइटी में वुमेन की सबऑर्डिनेट पोजीशन को सिग्निफिकेंटली नहीं बदला। देन नेक्स्ट आता है इसमें एजुकेशन प्रॉपर्टी राइट्स। इसके अंदर वुमेन्स एजुकेशन लिमिटेड थी और प्रॉपर्टी लॉज उनके खिलाफ थे। वुमेन्स का अपनी लाइफ पर बहुत कम कंट्रोल था और कई वुमेन्स डोमेस्टिक रोल्स तक लिमिटेड थी। देन नेक्स्ट आता है इमरजेंस ऑफ सोशल जस्टिस पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसके अंदर हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस की। इसके अंदर 1950 में अडॉप्ट किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सोशल जस्टिस के लिए एक नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सभी सिटीजन्स के लिए इक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन का वादा किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दलित और वुमेन्स द्वारा जो भी उन्होंने सामना किया, जो भी वो विक्टिमाइज हो रहे थे, हिस्टोरिकल जो भी चलता आ रहा था इनजस्टिस उनके साथ, उसको एड्रेस किया, उनकी राइट्स को और साथ ही साथ उनके जो भी ज़रूरत है या उनके जो राइट्स हैं उसको पहचाना। अंदर हम फर्स्ट बात करेंगे सोशल जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। इसके अंदर आता है आर्टिकल 14 to 18। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी सिटीजन्स को इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की गारंटी देता है या उसको गारंटेड करता है और यह अनटचेबिलिटी को भी ख़त्म करता है, जो कि आर्टिकल 17 में बताया गया, और साथ ही साथ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करता है, जो कि आर्टिकल 16 में दिया गया है। देन नेक्स्ट आता है इसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर आर्टिकल 38 आता है और इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, फिर भी ये दलित और वुमेन्स जैसे वनरेबल ग्रुप्स पर फोकस करते हुए सोसाइटी में वेलफेयर को प्रमोट करने और इन इक्वालिटीज़ को कम करने के लिए गाइड करता है। देन नेक्स्ट आता है चेंजिंग नोशंस ऑफ सोशल जस्टिस फॉर दलित। इसके अंदर दलित्स जिन्हें पहले अनटचेबल कहा जाता था, इसके अंदर इंडिया में सोशल जस्टिस के स्ट्रगल को सेंटर इसके अंदर किया गया, मतलब फोकस किया गया, इसको सेंट्रलाइज किया गया और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में दलित्स के अपलिफ्टमेंट के लिए सिग्निफिकेंट एफर्ट्स भी इसके साथ किए गए। लेकिन इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट था या जो उसका रोड मैप था वो बहुत चैलेंजेस से भरा हुआ था। देन इसके अंदर हम फर्स्ट बात करेंगे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन फॉर दलित्स। इसमें फर्स्ट आता है आर्टिकल 17 जो अनटचेबल्स एबोलिशन इस कॉन्सेप्ट को बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सप्लिसिटली मतलब स्पष्ट रूप से क्लियरली रूप से बताया गया है कि अनटचेबल को एबॉलिश कर दिया गया था, जो कास्ट सिस्टम का एक सेंट्रल एस्पेक्ट था। में लीगल प्रोविजंस ने कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को चुनौती देने की नींव रखी। देन नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन पॉलिसीज़। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दलित्स मतलब शेड्यूल कास्ट और अदर हिस्टोरिकल एडवांटेज ग्रुप्स, जिसमें शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूड थी, उनके लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लेजिस्लेटिव में रिजर्वेशन के रूप में अफर्मेटिव एक्शंस को इसके अंदर प्रोवाइड किया गया। और साथ ही साथ इसमें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 को लाया गया, जिसमें इस एक्ट का यह एम था कि दलित्स और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के खिलाफ जो भी अत्याचार मतलब एट्रोसिटीज़ होते हैं या कोई डिस्क्रिमिनेशन है तो उसको रोका जाए, और साथ ही साथ दलित्स और ट्राइबल कम्युनिटीज़ की प्रोटेक्शन के लिए एक लीगल मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है।
देन नेक्स्ट आता है इसमें दलित मूवमेंट्स एंड एम्पावरमेंट। सो फर्स्ट इसमें हम बात करेंगे अम्बेडकराइट मूवमेंट। तो ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो लीड किया गया था, उस मूवमेंट ने दलित राइट्स की वकालत करने में सेंट्रल रोल बी आर अम्बेडकर ने निभाया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट मतलब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया अम्बेडकर जी, उन्होंने दलित के लिए लीगल सेफगार्ड मतलब लीगल प्रोटेक्शन इंश्योर किया और सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के और उनके राइट्स पर जोर देने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। देन नेक्स्ट आता है कॉन्टेम्प्रेरी दलित मूवमेंट। तो इसके अंदर दलित पैंथर्स एंड भगत सिंह अंबेडकर मिशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस थी जो दलित राइट्स के लिए लड़ते रहे और कास्ट बेस्ड वायलेंस, एजुकेशनल एक्सेस एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे इश्यूज़ पर फोकस करते थे। देन नेक्स्ट आता है चेंजिंग नोशन ऑफ सोशल जस्टिस फॉर वुमेन। इंडिया में वुमेन के राइट्स के लिए स्ट्रगल ब्रॉडर सोशल जस्टिस मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वुमेन को हिस्टोरिकली पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्फेयर में मार्जिनलाइज रखा गया था। पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में वुमेन्स की इक्वलिटी, लीगल और सोशल अंडरस्टैंडिंग दोनों में इम्पॉर्टेंट शिफ्ट्स मतलब इसके अंदर बदलाव देखे गए थे। देन इसके अंदर फर्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एंड लीगल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन। तो फर्स्ट इसमें आएगा इक्वलिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 15 में बताया गया था। इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है और वुमेन स्टेटस में इम्प्रूव मतलब सुधार के लिए अफर्मेटिव एक्शन को अलाउ करता है। देन नेक्स्ट एक्ट आता है इसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो कि 1956 में आया था। इस एक्ट ने वुमेन को प्रॉपर्टी में उत्तराधिकार मतलब इनहेरिटेंस का राइट इसमें दिया है, जो वुमेन को इकोनॉमिक रिसोर्स पर पैट्रियार्चल कंट्रोल को चैलेंज देने में इम्पॉर्टेंट स्टेप है मतलब इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। देन नेक्स्ट एक्ट आता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि 1961 में आया था। इस एक्ट में मतलब यह लॉ डाउरी की सोशल ईवल को रोकने के लिए बनाया गया था, हालांकि इसे इम्प्लीमेंटेशन में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस एक्ट में डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है और साथ ही साथ डोमेस्टिक वायलेंस से सफरिंग जो वुमेन है उसको लीगल रिकोर्स प्रोवाइड मतलब ऑफ़र करता है। एंड नेक्स्ट आता है फेमिनिज्म मूवमेंट एंड लीगल रिफॉर्म्स। सो इसमें पहला आता है फर्स्ट वेव फेमिनिज्म। तो इसके अंदर इंडिया के शुरुआती फेमिनिज्म मूवमेंट में वुमेन एजुकेशन, सती प्रैक्टिस और चाइल्ड मैरिज और फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसे इश्यूज़ पर फोकस किया गया था। इसके अंदर सरोजिनी नायडू, कामनी रॉय बेगम, रुकैया शेखावत हुसैन ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जैसे की फिगर्स ने वुमेन के सोशल रिफॉर्म में इंस्ट्रूमेंटल रोल निभाया था। देन उसके बाद आता है सेकेंड वेव फेमिनिज्म। फ्रॉम द 1970s ऑनवर्ड इंडियन फेमिनिस्ट के जेंडर बेस्ड वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे इश्यूज़ पर फोकस करना इसके अंदर शुरू कर दिया था और बेंगलोर बेस्ड फेमिनिस्ट ग्रुप स्त्री शक्ति एंड मूवमेंट लाइक मैन अगेंस्ट रेप एंड डिस्क्रिमिनेशन जैसे मूवमेंट फेमिनिस्ट एक्टिविज्म के डेवलपमेंट के लिए सेंटर रहे थे। द नेक्स्ट आता है कंटेम्प्रेरी फेमिनिज्म। इसमें इंडिया में मॉडर्न फेमिनिस्ट डिस्कोर्स का एक्सपेंड हुआ मतलब इस कॉन्सेप्ट को और एक्सपेंड किया गया, उनके राइट्स को एक्सपेंड किया गया और इसमें इंटरसेक्शनल कंसर्न इंक्लूड रहा, जिसमें दलित वुमेन, आदिवासी वुमेन और मुस्लिम वुमेन इंक्लूड थे। जिसके अंदर मार्जिनलाइज ग्रुप की वुमेन्स जो थी उनके एक्सपीरियंस को इसके अंदर एड्रेस किया गया या बताया गया था। इसके अंदर वर्क प्लेस और अदर स्पेसेस पर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है उसको चैलेंज देने में #MeToo जो मूवमेंट था, इन जैसे मूवमेंट को प्रोमिनेंस गेन हुई। नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शनलिटी, दलित वुमेन एंड सोशल जस्टिस। सो इसके अंदर सोशल जस्टिस पर पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोर्स या पोस्ट कॉलोनियल जो टाइम था उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट शिफ्ट या इम्पॉर्टेंट बदलावों में से या ज़रूरी बदलावों में से एक इंटरसेक्शनलिटी
की जो रिकॉग्निशन ऑफ इंटरसेक्शनलिटी था वो इम्पॉर्टेंट था। इसके अंदर कास्ट, जेंडर, क्लास और रिलीजन जैसी सोशल आइडेंटिटीज़ की इंटरकनेक्टेड नेचर इंक्लूड थी। इसमें दलित वुमेन को ऑप्रेस एक यूनिक फॉर्म का सामना करना पड़ता था जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बेस्ड वायलेंस दोनों को कंपाउंडेड करता था। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम थी दलित वुमेन्स की वो इसके अंदर बताया गया। देन नेक्स्ट आता है इसमें दलित वुमेन स्ट्रगल कि उनकी क्या स्ट्रगल थी। सो दलित वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेशन के कई लेयर्स का सामना करना पड़ता था जिसमें वुमेन और मेंबर ऑफ लोअर कास्ट दोनों पर ऑप्रेस्ड मतलब अत्याचार किया जाता था। उन्हें अक्सर सेक्सुअल हैरेसमेंट और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और साथ ही साथ सोशल एक्सक्लूजन का भी सामना करना पड़ता था। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे लीगल एंड सोशल एडवोकेसी की। सो इसके अंदर दलित वुमेन्स के नेशनल फेडरेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का काम ऑपरेशन के इस इंटरसेक्टिंग फॉर्म्स को हाईलाइट करने में इसका इम्पॉर्टेंट रोल रहा। कास्ट और जेंडर की इंटरसेक्शनलिटी में दलित वुमेन की स्पेसिफिक कंसर्न को कंटेम्प्रेरी फेमिनिस्ट और सोशल जस्टिस मूवमेंट में इसे शामिल किया गया है। देन लास्ट में आता है कॉन्क्लूज़न जिसके अंदर हम इवॉल्विंग नोशन ऑफ सोशल जस्टिस की बात करते हैं। मतलब जिसके अंदर जो भी धारणा है सोशल जस्टिस को लेकर वो क्या इवॉल्व हुई, क्या उसमें डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में कॉन्क्लूज़न बताया है। इंडिया में पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में सोशल जस्टिस के बारे में धारणाएं या फिर जो भी नोशंस थे वो अंडरस्टैंडिंग में ड्रामेटिकली शिफ्ट मतलब उसके अंदर बदलाव देखा गया था। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए लीगल फ्रेमवर्क ने इक्वलिटी के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड किया और साथ ही साथ दलित और वुमेन्स के लिए सोशल जस्टिस के स्कोप को मतलब फुली स्कोप को साकार करने में ये अभी तक चैलेंज बना हुआ है। दलित्स ने सिग्निफिकेंट लीगल और पॉलिटिकल एडवांसमेंट देखी है लेकिन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस अभी तक जारी है जिसके लिए ऑन गोइंग एक्टिविज्म और रिफॉर्म्स की सोसाइटी में ज़रूरत है। वुमेन्स ने लीगल राइट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और सोशल मोबिलिटी के मामले में इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट मतलब स्ट्राइड्स की है लेकिन फिर भी जेंडर बेस्ड वायलेंस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सोशल नॉर्म्स उनकी प्रोग्रेस में बाधा डालते हैं। सो एट लास्ट दोनों केसेस में सोशल नॉर्म्स की चेंजिंग नोशन मतलब बदलती धारणा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप द्वारा अपने राइट्स का दावा करने और हिस्टोरिकल ऑपरेशन को चैलेंज देने और साथ ही साथ ज़्यादा इंक्लूसिविटी सोसाइटी बनाने के कोशिशों को दिखाता है। इंडिया में सोशल जस्टिस एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट बना हुआ है जिसे मॉडर्न इंडिया में कास्ट, जेंडर और क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी को एड्रेस करने के लिए कंटिन्यू अडेप्टेशन की ज़रूरत है। तो आज हमारा ये कॉन्सेप्ट यहीं कंप्लीट होता है, साथ साथ इसकी लेक्चर सीरीज़ भी यहीं कंप्लीट होती है। दैन अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।